वर्ल्ड वॉर 2 में हजारों जनरल्स आए और चले गए, लेकिन उन सब में सिर्फ एक नाम था जिसे इसके साथी भी इज्जत देते थे और उसके दुश्मन भी। एक ऐसा कमांडर जिसके अटैक्स मिलिट्री एकेडमीज में आज भी पढ़ाए जाते हैं। ब्रिटिश सोल्जर उसका नाम सुनकर अलर्ट हो जाते थे। हिटलर उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था। जर्मन न्यूज़पेपर्स उसे हीरो कहते थे। लेकिन क्या अर्नर रोमल वाकई मिलिट्री जीनियस था या फिर सिर्फ कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? आज हम इस बंदे की कहानी देखेंगे जो तारीख में डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। 1891 जर्मनी। एक टीचर के घर में एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा गया अर्नर रोमल। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे मशहूर जनरल में शामिल होगा। रोमल बचपन से ही अलग टाइप का इंसान था। वो डिसिप्लिन को पसंद करता था और सबसे ज्यादा अहम बात, वो प्रॉब्लम को पजल की तरह अच्छा सॉल्व कर लेता था। इसलिए अर्नर रोमल ने मिलिट्री ज्वाइन की। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी, रोमल एक यंग ऑफिसर था, लेकिन उसने जल्दी साबित कर दिया कि वो आर्म ऑफिसर नहीं है। फ्रंट लाइन पर वो खुद सोल्जर्स के साथ रहता था। वो मैप के पीछे नहीं छुपता था, बल्कि वो बैटलफील्ड देखना चाहता था। वर्ल्ड वॉर 1 ने रोमल को एक चीज सिखा दी थी, स्पीड, सरप्राइज और बोल्ड फैसले। उसने देखा कि कई जनरल्स ऑर्डर का वेट करते रहते हैं, मगर रोमल मौका देकर एक्शन लेता था, बल्कि वो मौके का इंतजार नहीं करता था। 1930 जर्मनी में अडॉल्फ हिटलर पावर में आ चुका था। रोमल की मिलिट्री रेपुटेशन बढ़ रही थी। इस बंदे की लीडरशिप हिटलर की नजर में आ चुकी थी। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। जर्मन आर्मी यूरोप में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 1940 फ्रांस में रोमल को 7th पैंजर डिवीजन दी गई, जो बाद में गोस्ट डिवीजन के नाम से मशहूर हुई थी। आखिर क्यों? क्योंकि कभी किसी को पता ही नहीं चलता था कि रोमल के टैंक डिवीजन कहाँ है। फिर आया वो चैप्टर जिसने उसे लेजेंड बना दिया, नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका, मीलों तक लंबे सहरा और आग बरसाता हुआ सूरज। जब रोमल अफ्रीका पहुंचा, जर्मनी की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। इटालियन फोर्सेस पीछे हट रही थी। ब्रिटिश आर्मी उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में थी। फिर यहाँ सिचुएशन बदल जाती है। फिर यहाँ रोमल की एंट्री होती है। रोमल का फेवरेट वेपन टैंक नहीं था, बल्कि वो सरप्राइज था। एनिमी को टोटली कंफ्यूज करता था। एनिमी को गलत इंफॉर्मेशन देना और दुश्मन को यह महसूस करवाना कि उसके पास उससे ज्यादा फोर्सेस हैं। ब्रिटिश कमांडर्स हैरान थे। यह आदमी हर बार बच कैसे जाता है? यह हमला कहाँ से करता है? इसके पास इतनी स्पीड कैसी है? फिर आई तबरुक की बैटल, एक ऐसी विक्ट्री जिसे रोमल को इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। जर्मनी में न्यूज़पेपर छपे, उसकी तस्वीरें हर जगह लगी। मगर यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जर्मन मीडिया ने रोमल को हीरो बनाना शुरू कर दिया था और विक्ट्री हेडलाइन बन चुकी थी। कुछ कहते हैं प्रोपेगेंडा ने उसकी इमेज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि रोमल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इसकी कमजोरी कुछ इस तरह थी, इसके पास सप्लाई, फ्यूल, एमो और खाना पानी बहुत कम था। सहराम में बैटल्स सिर्फ टैंक से नहीं जीती जाती, बल्कि सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक्स की भी जरूरत होती है। 1942 एल एलामेन, ये वो बैटल थी जहाँ सब कुछ बदल गया। ब्रिटिश फोर्सेस स्ट्रांग हो चुकी थी, इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, एयर सपोर्ट ज्यादा थी। रोमल ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार डेजर्ट फॉक्स को पीछे हटना पड़ा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, रोमल और हिटलर के दरमियान दुनिया भी बढ़ती गई। रोमल बैटलफील्ड देख रहा था, जबकि हिटलर सिर्फ मैप्स देख रहा था। 1944 जर्मनी वॉर हार रही थी। हिटलर पर अटैक्स और कंसिक्वेंसेस भी बढ़ रही थी। एक दिन रोमल के घर कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आए। उन्होंने उसे 2 ऑप्शन दिए, या पब्लिक ट्रायल या खामोश मौत। रोमल ने अपनी फैमिली को देखा और फिर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद डेजर्ट फॉक्स ने सुसाइड कर ली। तब डेजर्ट फॉक्स हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब एक दोस्तों छोटा सा सवाल, क्या रोमल जीनियस था या प्रोपेगेंडा या हीरो? असल में दोस्तों हकीकत दोनों के दरमियान ही है। रोमल वाकई एक टैलेंटेड कमांडर था। इस बंदे ने नामुमकिन सिचुएशंस में भी विक्ट्री हासिल की, लेकिन वो भी इंसान था, उसने भी कुछ गलतियां की।
آج بھی ملٹری اکیڈمیز اس کے ٹیکٹکس کی اسٹڈی کرتی ہیں. ہسٹری اسے ہمیشہ یاد رکھتی ہے، بلکہ اس کنٹروورسی کی وجہ سے بھی جو آج تک ختم نہیں ہوئی. کیا اس بندے نے واقعی ہٹلر کے خلاف سازش کی تھی؟ ایک آدمی، ایک ڈیزرٹ اور ایک لیجنڈ، اربن اومن، جینس یا میتھ؟ فیصلہ دوستوں آپ کا. دوستوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا.